हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 27 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, 2022 के लिए पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 2022 के लिए 4 लोग पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता बने हैं। ये हैं प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और एक हैं जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। इन चारों का नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो ये 4 लोग 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता बने हैं। इन चारों के बारे में जान लीजिए। डॉक्टर प्रभा अत्रे जो हैं, ये महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शेष गायिकाओं में से एक हैं। ये उन दुर्लभ कलाकारों में से एक हैं जिन्हें संगीत की अलग अलग विधाओं में महारत हासिल है, जैसे कि ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत, भक्ति गीत इत्यादि। राधेश्याम खेमका की बात करें तो इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के अध्यक्ष और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक थे। पिछले साल इनका निधन हो गया था। कल्याण सिंह की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे। इनका भी निधन पिछले साल ही हो गया था, ठीक है। और भारत के प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिपिन रावत 2016 से लेकर 2019 तक इंडियन आर्मी के प्रमुख भी रहे थे, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं। पद्म विभूषण का बात कर लिए हम लोग। और ध्यान रखिएगा, 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 128 लोगों में से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। इसमें से सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं ये कम लोग हैं, 4 लोग हैं, इन्हें याद रखिएगा। और बाकी के पद्म भूषण और पद्मश्री में से जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम याद रखिए। तो पद्म भूषण 2022 से जितने भी लोगों को सम्मानित किया गया है उसमें से प्रमुख व्यक्ति हैं सत्यनारायण नडेला, यानी सत्या नडेला। आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के ये चेयरमैन और CEO हैं, जो कि भारतवंशी हैं। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुंदर राजन पिचाई यानी सुंदर पिचाई, जो कि वर्तमान में गूगल के CEO हैं। साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, उसके संस्थापक हैं। नटराजन चंद्रशेखरन वर्तमान में ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस से सांसद हैं। देवेंद्र झाझरिया, जो कि पैरा एथलीट हैं। तो इन सभी को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में प्रमुख हैं नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। अवनी लेखारा, जो कि पैरा शूटर हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। सोनू निगम सिंगर हैं। मारिया क्रिस्टोफर बायरस्की, ये विदेशी महिला हैं, ठीक है, पोलैंड के रहने वाली हैं। तो इन्हें 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम मैंने लिख दिया है, इन्हें याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और पद्मश्री जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 13 नए जिले बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 13 नए जिले बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 13 जिले हैं और इन 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाए जाएंगे, यानी कुल जिलों की संख्या अब हो जाएगी 26, ठीक है।
आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 की धारा 3 के 5 के तहत 13 नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश का मैप देखिए। आंध्र प्रदेश अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। वर्तमान में जिलों की संख्या 13 है। 13 और नए जिले बन जाएंगे तो कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 26। राजधानी अमरावती है। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? अमरावती में है। और ध्यान रखिएगा, भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 175, विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 58 है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी रामाचिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, राजकीय खेल कबड्डी। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस है। घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी, सिद्धि, मधुरी यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है यहाँ पर। श्री साइलम बांध, बसवा सागर बांध, ये दोनों डैम कृष्णा नदी पर हैं। चेंचुस, कौढ़ा, सवारा तथा गदवा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए, इसके पहले भारत के लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था 9.5%, अब इसे घटाकर कर दिया है 9%। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022-23 अवधि के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 7.1% का। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी बात करें तो इसकी घोषणा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और इसकी स्थापना की गई 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है। यहीं पर वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। उप प्रबंध निदेशक हैं गीता गोपीनाथ जो कि भारतवंशी हैं और IMF की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली ये प्रथम महिला भी हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हाल ही में बनाए गए हैं IMF के पियरे ओलिवियर गॉरिंचस जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, ओमिक्रॉन वायरस के परीक्षण के लिए किसने ओम नामक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? देखिए, हाल ही में ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने के लिए यानी परीक्षण करने के लिए एक किट लॉन्च किया गया था। मैंने आप सभी को बताया था, उसका नाम है ओमिश्योर। और ओमिश्योर का विकास किसने किया है? टाटा मेडिकल ने। वहीं ओम जो किट है इसका विकास किया है CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और इस तरह से सरकारी संस्था द्वारा विकसित ये पहली किट है ओमिक्रॉन वायरस के परीक्षण के लिए। ठीक है, CSIR यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। वर्तमान में CSIR के डायरेक्टर हैं तापस कुमार कुंडू। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? तो हाल ही में प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बहुत ही यूनिक तरह का ये फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। तो प्लेटिना FD जो है ये एक नॉन कॉलेबल डिपॉजिट है जहां पर आंशिक और समय से पहले निकासी लागू नहीं है, यानी समय से पहले FD करने के बाद नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि इसका ब्याज जो है मासिक, त्रैमासिक या फिर परिपक्वता अवधि के अंत में प्राप्त किया जा सकता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 2017 को। मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है और हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं इत्तीरा डेविस। इसे याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैग लाइन है बिल्ड ए बेटर लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि बद्री बांध
के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हाल ही में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आदि बद्री बांध यानी डैम जो है, इसका निर्माण 77 एकड़ में लगभग 215 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और इस बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, ये याद रखिएगा, सोम नदी पर। ठीक है, और इस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं विनोदानंद झा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये पूर्व IRS अधिकारी हैं। इन्हें 5 साल की अवधि के लिए PMLA निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 में पारित किया गया था। और इसे क्यों पारित किया गया था? धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के उद्देश्य से। PMLA और उसके तहत अधिसूचित नियम जो है 1 जुलाई 2005 से लागू की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और पुरालेखविद का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम है रामचंद्रन नागास्वामी। ये भारत के मशहूर इतिहासकार, पुरातत्वविद और पुरालेखविद थे। इनका हाल ही में 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। 2018 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्म भूषण पुरस्कार जो है, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और नागास्वामी की एक हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सेंथमिज नादुम पांडवम। इन्हीं के द्वारा रचित है और इसी महीने ये पुस्तक लॉन्च की गई है। रामचंद्रन नागास्वामी कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। अगला क्वेश्चन है, 2022 मेलबर्न समरसेट 1 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। पुरुष एकल वर्ग में इसका खिताब जीत लिए हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़े राज्यों के लिए जो संसदीय चुनाव होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है, तो एक कैंडिडेट के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 95 लाख रुपए। ऑप्शन बी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। तो बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। वहीं छोटे राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। सेम इसी तरह से जो राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं, तो इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए, वहीं छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, विधानसभा के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और इसी वजह से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्र। 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, ये हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। भाग का पूछे तो 15 में, अनुच्छेद का पूछे तो 324 से 329 तक। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो के लिए होती है। वहीं जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, जो भी पहले हो। और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ता मिलता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था, भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस,
और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा है? लखनऊ सुपर जायंट्स। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? केरल में। हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? भारत। मसाला निर्यात के लिए देश का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया किसने लॉन्च किया है? स्पाइस बोर्ड ने। कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को व्यावसायिक और कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है योग्यता। किस राज्य में गरीबों एवं वंचित समूहों को सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने $125 मिलियन लगभग 1000 करोड़ रुपए ऋण की स्वीकृति दी है? पश्चिम बंगाल के लिए। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? परम विशिष्ट सेवा मेडल। नीरज चोपड़ा जो है वर्तमान समय में राजपुताना राइफल्स में सूबेदार पद पर कार्यरत हैं। केंद्र सरकार ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य के लिए यानी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए पुलिस पदक देने की घोषणा की है? कुल 939 पुलिस कर्मियों को। नवीनतम पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश किसने लिखी है? शुभीरा प्रसाद। पर्यटन के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लद्दाख ने जीता है। और ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में ही दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 18 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन था तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, तमिल थाई वजथु। ये तमिलनाडु का हाल ही में राज्य गीत बना है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ लगभग 443 मिलियन यूरो ऋण हेतु समझौता किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।